सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां स्वागतम्। मित्राणि, ह्यस्तनदिने अकस्मात् एव नेट् समस्या कारणात् कक्षा अनिच्छया स्थगिता। ततः इसको बंद कर दो। ततः पुनः तद् मया न आरब्धा। अद्य पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतम्। ह्यस्तनदिने ग्रहाणां शीघ्रोच्चादि भगणानाम् उपपत्तिविषये चर्चा प्रवर्तमाना आसीत्। तत्र शीघ्रोच्च मन्दोच्चयोः आदौ किन्नाम उच्चम् इति जिज्ञासा समुदेति। तदर्थं किञ्चित् यत्यते। ह्यस्तनदिने एव अहम् अवोचं यत् इदं तावत् गृहकक्षा चिन्तयन्तु भवन्तः। तत्र गृहकक्षायां इयं भूकेन्द्रिकी कक्षा वर्तते कस्यचिदपि गृहस्य। चिन्तयतु यत् अत्र इयम् अद्य शनिवासरः खलु, अतः शनेः कक्षा भवतु। शनेः कक्षा यदा भवति चेत् तस्य अर्थः यत् यस्मिन् भ्रमणपथे एकस्मिन् भ्रमणपथे भूकेन्द्रं मत्वा यदा शनिः भुवं परितः भ्रमति तदा तस्य भ्रमणपथः एव तद्भ्रमणवृत्तमेव शनेः कक्षा इति नाम्ना व्यवह्रियते। पुनश्च इदं वक्तव्यं यत् प्रत्येकं ग्रहस्य, विशिष्य ये पञ्चताराग्रहाः सन्ति, पञ्चताराग्रहाः इति अवगम्यते खलु। पञ्चताराग्रहाः ते ग्रहाः सन्ति। पञ्चताराग्रहाः नाम तारकत्वेन येषां दर्शनं, तारकरूपेण येषां, न तु तारकत्वेन प्रत्युत तारकरूपेण येषां दर्शनं भवति। तारकरूपेण अर्थात् यथा लघ्वाकाराः तारकाः अस्माभिः आकाशे दृश्यन्ते तथैव लघ्वाकाराः एते ग्रहाः अपि अस्माभिः प्रत्यक्षीक्रियन्ते आकाशे। यतोहि एतेषां अन्तरं भुवः बुधशुक्रसूर्यापेक्षया अधिकतरं वर्तते। अतएव भूमिसूर्ययोः मध्यवर्तिनौ यौ द्वौ ग्रहौ वर्तेते बुधशुक्रौ, तौ तावत् आन्तरिकौ आभ्यन्तरिकौ इनर प्लैनेट्स इति नाम्ना प्रथितौ स्तः। किंच सूर्यात् बहिः येषां ग्रहाणां वृत्तं वर्तते, भ्रमणवृत्तं, ते तावत् आउटर प्लैनेट्स, बाह्यग्रहाः इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते। यतो हि ते सूर्यापेक्षयापि दूरे सन्ति पृथिव्याः, अतः तेषां यदा दर्शनं भवति अस्माकं, वयं यदा पश्यामः तान् ग्रहान्, बहिस्थान् ग्रहान्, आउटर प्लैनेट्स, भौम, गुरु, शनि संज्ञकान्, तदा ते अति लघ्वाकाराः अस्माभिः अवलोक्यन्ते अति दूरत्वात्। तारकवत् तेषां दर्शनात् एव ते
ताराग्रहाः इति नाम्ना व्यवहृताः खलु। तर्हि भवतां मनसि प्रश्नः जायेत यत् भवान् वदति कि बुध शुक्रौ इनर प्लैनेट्स स्तः। यदि बुध शुक्रौ इनर प्लैनेट्स स्तः तदा अथ च गुरु मंगल गुरु शनिनः एते तु बाह्यग्रहाः आउटर प्लैनेट्स। अतः एतेषां दर्शने एतेषां लघुत्वं तु अवगन्तुं शक्यते, यतो हि ते अतिदूराः, सूर्यापेक्षया अपि दूराः। किन्तु बुधशुक्रौ तु तावत् सूर्यापेक्षया समीपतरौ वर्तेते भुवः। तर्हि एतयोः द्वयोः बुधशुक्रयोः कथं लघ्वाकारता, इनका जो है इनको क्यों ताराग्रह कहा? और ताराग्रह कह रहे हैं क्योंकि वो तारा के समान दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि बुध और शुक्र एतयोः तारकवत दर्शनं भवति। एते तु न तथा दूरे तिष्ठन्ति यथा मंगलः गुरुः शनिः वा एतौ बुधशुक्रौ। तर्हि कथं बुधशुक्रयोः अपि दर्शनेन तारकत्वं अनुमीयते, प्रत्यक्षीक्रियते वा इति वक्तुं शक्यते। भाई साक्षात् दर्शनेन तु ते तारकवदेव भान्ति खलु, तौ तारकवत् एव भान्तः। अतः इयं जिज्ञासा समुदीयेत यत् कथम् एतयोः तारकरूपेण दर्शनम्। यदि ते सूर्यापेक्षयापि निकटे सन्ति धरित्र्याः, तर्हि कथम् एतयोः तारकत्वं, तारकवत दर्शनं कथं? तत्र कारणम् इदं वर्तते यत् एतौ द्वौ उभावपि वस्तुतः लघ्वाकारौ। पुनः लघ्वाकारानन्तरमपि एते दूरे, एतौ दूरे स्तः। चंद्रापेक्षया तो दूरे स्तः खलु, चंद्रः लघ्वाकारः। किन्तु एतौ द्वौ बुधशुक्रौ चंद्रादपि दूरं गतौ भुवापेक्षया। अतः दूरे स्थितत्वात् चंद्रापेक्षया एतौ द्वौ उभावपि बुधशुक्रौ दूरे स्थितौ भवतः। अतः एकं तु तावत् एतौ उभावपि लघ्वाकारौ, पुनश्च चंद्रापेक्षयापि दूरे एतयोः स्थितिः। अतः एतावुभावपि तारकवत् एव दृश्येते कि बुध और शुक्र साइज में छोटे हैं, इसलिए सूर्य के अपेक्षा पृथ्वी से नज़दीक होते हुए भी तारक के समान इनका दर्शन होता है। सबसे समीप में चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद बुध और शुक्र हैं, फिर उसके बाद सूर्य है। तो बाद सूर्य का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से अंतर की बात हो रही है। तो पृथ्वी से अंतर में सबसे समीप में चंद्रमा, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र। तो ये जो बुध और शुक्र हैं, इनको गुरु मंगल और शनि के समान तारा ग्रह इसलिए कहा क्योंकि इनका भी दर्शन तारा के समान ही होता है। तो इनका जो दर्शन तारा के समान होता है उसमें कारण वस्तुतः इनका छोटा होना है। वास्तव में ये छोटे हैं, इसलिए ये छोटे दिखाई देते हैं। तो उसमें भी शुक्र बहुत चमकीला है तो दिखाई दे ही जाता है। खैर, तो इन पांचों जो ग्रह हैं, इन पांचों ग्रहों में एक बात इन्होंने बताई है। वो क्या बताई कि इन पांचों ग्रहों के किसी न किसी प्रकार के भगण सूर्य के भगण के समान बताए हैं। जहाँ बोला उन्होंने कि युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खचतुष्करदार्णवाः कुजार की गुरु शीघ्राणाम भगणाः पूर्वयायिनाम, कि सूर्यस्य बुधस्य शुक्रस्य गुरु शीघ्रोच्चस्य मंगल शीघ्रोच्चस्य अथ च
शनि शीघ्रोच्चस्य एतेषां समेव एकस्मिन् महायुगे, इन सब के भगणमान एक ही पढ़े गए हैं, चाहे सूर्य का हो, चाहे बुध शुक्र का हो, और चाहे मंगल गुरु और शनि इन तीनों के शीघ्रोच्चों का हो। तो अब इसमें कारण क्या है? तो एक तो उन्होंने बुध और शुक्र के लिए तो उन्होंने कारण बता दिया कि बुध और शुक्र जो हैं वो सूर्य के समीप ही हैं। कल इस बात को हमने कहा था कि जो बुध है वो सूर्य से 16 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक मैक्सिमम वो दूर जाता है, माने अंतर रहता है। इसीलिए आप कुंडलियों में भी देखेंगे तो उसमें भी यू विल फाइंड द सेम सिचुएशन कि जो बुध है वो एक राशि आगे या एक राशि पीछे ही रहेगा, उससे अधिक अंतर प्रायः नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक कि या तो तब तक जब तक कि सूर्य भी संधि में ना आ जाए और अग्रिम संधि में, और बुध भी जो है जिस अगली राशि के अग्रिम संधि में जा रहा हो, तब तो आपको चलित में शायद एक राशि और खिसक जाए, शायद 2 राशि में भी दिखा देवे अंतर, लेकिन तब उसको दिखाएगा तो सूर्य को भी दिखाएगा अगली राशि में। इसलिए ये मान के चलिए कि देयर वोंट बी मच डिफरेंस बिटवीन मरकरी एंड सन इन चार्ट। एट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मरकरी एंड सन विल बी 1 हाउस, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो तब ऐसे में अस्याम स्थितौ, चूंकि ये अयम बुधः सूर्य, अतएव किं भाष्यकारः वदति अनुचरौ इव गच्छतः बुध शुक्रौ, अनुगामी के समान आगे पीछे चलते रहते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि अनुचर आगे नहीं चलते हैं, भाई बीच में चलते हैं नेता लोग, और उनके आगे और उनके पीछे दोनों जगह अनुचर होते हैं। तो कभी ये आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, लेकिन रहते समीप में ही हैं। तो अनुचर का से भाव यहाँ यही है कि द डिफरेंस उनके भी, द डिफरेंस अमंग मरकरी वीनस एंड सन इज़ नॉट टू मच, वो बहुत दूर एक दूसरे से नहीं रहते हैं। तो चूंकि बहुत दूर नहीं रहते हैं इसलिए उनके भगण भी समान पढ़ लिए गए। ठीक। तो बहुत दूर नहीं रहते का क्या मतलब हुआ? बहुत दूर नहीं रहते का मतलब समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? इसको देख लीजिए कि भाई ये मान लीजिए सूर्य की कक्षा है, ये सूर्य की कक्षा है, तो ये जो है आपकी बुध की कक्षा हो जाएगी, ये, और ये जो है शुक्र की कक्षा हो जाएगी। ठीक है, यही है। या भूमे है पिंडा शशांकज्ञ, तो इसको आपको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कीजिए कि ये आपकी बुध की कक्षा हो गई, ये वाली, और ये शुक्र की कक्षा हो गई। ये देखिए, ये शुक्र की कक्षा हो गई। ठीक है ना। अब मतलब, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, वो ये समझनी है कि जब ये बोलते हैं कि बुध सूर्य से मैक्सिमम 28 डिग्री का अंतर रखता है, आगे या पीछे रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ है, ठीक, इसका एक राशि बना लें तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ये मान लीजिए ये हो गया आपका मेष, ये हो गया वृष, यहाँ से मिथुन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि ये सूर्य जो है ये वृष राशि में है, ठीक, और अब ये वृष राशि में कितने इस पे मानेंगे, मान लीजिए ये 15 डिग्री पे है, चलिए इसको आप बोल लीजिए ये जो सूर्य है ये आपका यहाँ 15 डिग्री पे है, यानी इसको अगर लिखेंगे तो एक राशि 15 अंश,
यही लिखेंगे ना, वृष में 15 अंश पे है। तो जो बुध है वो बुध इससे अधिकतम 28 डिग्री पीछे या आगे होगा। यानी अपनी कक्षा में ये जो बुध है ये इससे अब 15 में आप 28 जोड़िए, तो 15 में 28 जोड़ेंगे तो 15 इधर 13 उधर जाएगा। तो यानी ये बुध ये 15 अंश वृष का ले लीजिए और फिर जो मिथुन स्टार्ट होगा उसमें 13 अंश। तो इसलिए मिथुन की भी एक मर्यादा बना ही लें, है ना। तो अगर मिथुन की मर्यादा बनाते हैं तो ये मिथुन अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अब उसको सहन कीजिए मेरी कला की क्षमता को। ये है कर्क, ये भी 15 अंश है, ये भी 15 अंश है और ये भी 15 अंश है, ठीक। तो ये सूर्य मान लीजिए यहाँ है वृष में 15 अंश पे, और तो मैक्सिमम बुध कहाँ तक होगा, इसके 15 अंश और चलने हैं तो 15 अंश ये और 13 अंश इसमें मान लीजिए, मिथुन में मान लीजिए। तो यहाँ तो अपनी कक्षा में अधिकतम ये इससे इतना अंतर रखेगा बुध, किससे, इस सूर्य से। या पीछे आ जाइए तो 15 और 13 तो 28, यानी कि यहाँ कहीं इस पॉइंट पे। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए कि अगर सूर्य यहाँ है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे तो कभी एकदम ओवरलैपिंग भी होती है, मतलब कि एकदम समागम अस्त हो जाता है सूर्य के साथ। युति जब होती है तो एकदम युति हो गई तो अस्त हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो यहाँ मर्यादा बताई जा रही है कि ये जो बुध है ये सूर्य से मैक्सिमम 28 डिग्री इधर। तो अब इसको अगर मैं खींचूँ इस तरीके से, ये जहाँ पे ये पोजीशन्ड है और जहाँ ये पोजीशन्ड है सूर्य, और ये देखिए आप ये, तो ये जो अंतर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 28 डिग्री का है, ठीक। और इसी तरीके से ये भी, ये 28 डिग्री का हो गया अंतर, 28 डिग्री, ठीक। तो या तो सूर्य से 28 डिग्री पीछे या सूर्य से 28 डिग्री आगे अधिकतम कौन रह सकता है, बुध रह सकता है। शुक्र को देख लीजिए, शुक्र आप यहाँ है, आपका शुक्र मान लीजिए, थोड़ा सा वो करते हैं, यहाँ ज़्यादा हो गया ना, कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अब आप एक काम करें, सूर्य को इधर ले आइए, ये है सूर्य मान लीजिए, और शुक्र आपका क्या होगा, मैंने क्या बोला आपसे, शुक्र मैक्सिमम 47 डिग्री। तो मैक्सिमम 47 डिग्री, अब यहाँ मान लीजिए ये जो सूर्य है वो कर्क में, यहाँ पे भी मान लीजिए कि 15 अंश पे है ये सूर्य, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 राशि 15 अंश पे आपका सूर्य हो गया। अब मैक्सिमम शुक्र का अंतर कितना हुआ, तो शुक्र अपनी कक्षा में इससे 47 डिग्री का मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस रखेगा, यानी कि यहाँ से 47 डिग्री इधर आगे या 47 डिग्री पीछे। तो 47 डिग्री के लिए आप देख लीजिए, ये 15 पे है तो 15 इधर गया, और फिर 30 इधर आया, तो 30 और 15 45, और यहाँ तक मान लीजिए 2 अंश ये है। तो आप शुक्र को यहाँ कर लीजिए, ये है आपका शुक्र, हाँ? अथवा शुक्र कहाँ जाएगा, 47 डिग्री पीछे हो गया ये, और 47 डिग्री आगे कर लीजिए, इसको आगे हो गया, आप पीछे कर लीजिए। तो पीछे करेंगे तो ये 15 अंश है तो 15 इधर हो गए, 30 ये हो गए, फिर ये इधर ही जा रहा है कहीं, चलिए मान लीजिए यहाँ, ठीक। तो अब ये जो अंतर है कौन सा, ये सॉरी, ये अंतर और ये अंतर, ये जो अंतर है ये 47 डिग्री है, ठीक, सूर्य का और शुक्र का। सूर्य अपनी कक्षा में, शुक्र अपनी कक्षा में, तो इन दोनों के बीच का ये जो मैक्सिमम डिफरेंस हो गया ये 47 डिग्री का है। इसी प्रकार से इस डिफरेंस ये आगे की ओर है, और यही डिफरेंस आप यहाँ पे पीछे की ओर ले सकते हैं, ये और ये है ही,
तो ये डिफरेंस ये 47 डिग्री का, तो मैक्सिमम डिफरेंस शुक्र का। तो मैं समझाने का मतलब, कहने का मतलब ये था, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी ये बात। नहीं आई होगी तो फिर आप पूछेंगे। आप लोग स्थित प्रज्ञ हैं, प्रश्न पूछते नहीं हैं, तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा बुद्धि जिसकी स्थित है तो उससे प्रश्न की उम्मीद करना बेकार है। तो मैं अपना कार्य कर देता हूँ, और भविष्य में कोई ऐसा जिज्ञासु होगा तो प्रश्न करेगा ही। तो ये इस प्रकार से बुध और शुक्र का अंतर है। अपनी अपनी कक्षाओं में इतना अंतर पे रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब कुंडली में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बुध और सूर्य में मैक्सिमम अंतर एक भाव का होगा, और शुक्र और सूर्य में वो अंतर 2 राशियों तक का हो सकता है। यानी सूर्य जिस राशि में है, मेष में है, तो वृष नहीं मिथुन में शुक्र हो सकता है, या पीछे आ जाइए तो कुंभ में हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको, और अगर बहुत अंतर आ रहा हो, 3 राशियों का अंतर आ जाए शुक्र में, बुध में, तो समझ लीजिए कि कुंडली जिसने बनाई है गलत बनाई है ना। तो ये एक बात है। तो कुछ एडिट बात भी इसी में हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि ये दोनों के दोनों ग्रह, बुध और शुक्र, ये दोनों ही सूर्य के आसपास रहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इनके भगण उन्होंने बराबर पढ़ लिए। और फिर कहा कि एक बार बराबर भगण ऑन एन एवरेज पढ़ लीजिए, और फिर हम आगे उसमें करेक्शन करते रहेंगे कि एग्जैक्ट बुध चाहे शुक्र कहाँ है, इसके लिए। तो एक तो ये बात हुई, उसी लिए इस बात को कहा था। फिर आगे जब उन्होंने ये बात की कि मंगल, गुरु और शनि के शीघ्रोच्च के भगण भी सूर्य के भगण के तुल्य हैं, जब ये बात आई ना, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हम कुछ उच्च इत्यादि के बारे में भी कहे देते हैं। तो अब देखिए, पहले मैं उपपत्ति पे आता हूँ कि अथ रवि भगणा एव कुजार की गुरु शीघ्राणाम भगणा कथम इति उच्यते, कि रवि के जो भगण हैं, रवि भगणा एव कुजस्य अर्थात मंगलस्य, अर्किणः शनेः अथ च गुरोः एतेषां शीघ्रोच्चानां यद् भगणमानं भवति तत् भगणमानं रवि भगणमानेन समं तत् कथम् इति पिपृच्छा। यदि कश्चित् ग्रहः स्वकीयोच्च स्थानात् अग्रतो भवति तदा तस्य कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहः मध्यग्रहात् पृष्ठतो भवति। अब मुझे लगता है ना कि इसके लिए ये जो बात इन्होंने कही है ना, ये पैरा, इस पैरा को पढ़ने के पहले मैं आगे का पैरा पढ़ूंगा जिसमें भगण और उच्च की बात की है, तब फिर इस पैरे को समझना आसान रहेगा। इसलिए मैं पहले इसके आगे का पैरा पढ़ूंगा, फिर ये पैरा कहूँगा। तो देखिए, अगला पैरा जो ये कह रहे हैं वो है, भगणो नाम किमपि नक्षत्रमारभ्य स्वगत्या परिभ्रमण ग्रह यदा पुनस्तदेव नक्षत्रम उपयाति तावान कालः। कोई भी एक नक्षत्र आप देख लीजिए, किसी भी दिन आप हम वेद करें, मान लीजिए वेदशाला में जाके, तो चाहे वो प्रस्तर वेदशाला हो, चाहे मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी हो, आप जाएं वहाँ देखें और ये देखें कि आज के दिन मंगल किस नक्षत्र में है। अब वो जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के जितने अंश कला विकला पर है, या नक्षत्र ही मान लीजिए कि ये अमुक नक्षत्र में है, तो अब उस अमुक नक्षत्र में जब वो दोबारा आएगा मंगल, इसलिए मंगल का उदाहरण लेना उचित नहीं है, क्योंकि मंगल कई दिनों तक उस नक्षत्र में रहेगा। तो हम बेटर ये है कि मैं चंद्रमा का उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि चंद्रमा हर दिन नक्षत्र बदल ही लेता है। तो चंद्रमा से अगर आप समझेंगे तो आज मान लीजिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, आपने देखा रात के 8 बजे कि पंचांग में पहले देखा कि नक्षत्र में के कॉलम में देखा आपने कि अश्विनी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
चंद्रमा आज अश्विनी नक्षत्र में है, तब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस कॉलम के आगे कि नक्षत्र कब तक है। अगर वो रात्रि के 10 बजे तक या रात्रि में 8 बजे तक लिखता है, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अश्विनी में रात के 8 बजे तक रहेगा। मान लीजिए पंचांग में उस नक्षत्र के आगे लिखा हुआ हो मान उसका 20 घटी, तो 20 घटी का मतलब तो ये हो गया कि दिन ही दिन में चंद्रमा उस नक्षत्र को से आगे बढ़ जाएगा। तो इस बात को भी समझना होगा। अगर 20 घटी लिखेगा ना तो उसके आगे एग्जैक्ट टाइम भी लिखेगा कि प्रातः, सायं, मध्याह्न, अपराह्न कुछ लिखेगा, चाहे रात्रि, ऐसा कुछ लिखेगा। तो आप उस दिन का नक्षत्र पकड़ें, पंचांग की डेट को की डेटा को पकड़ें जिस दिन मान लीजिए चंद्रमा रात्रि में भी उस नक्षत्र में हो। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। वो उदाहरण ये हुआ कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और आज रात के 10 बजे तक अश्विनी नक्षत्र में रहेगा, मुझे ये पता चल गया। तो मैंने चंद्रमा का वेध किया। अब जब दोबारा चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आएगा तो इसे हम एक भगण कहेंगे, चंद्रमा का एक भगण हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के भी भगणों को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी को उन्होंने कहा है कि भगणो नाम किमपि नक्षत्रम आरभ्य, किसी भी नक्षत्र से आरंभ करके स्वगत्या परिभ्रमण, स्वगत्या परिक्रामन, क्रामन कक्षायां पूर्वगत्या भ्रमण ग्रह यदा पुनः तदेव नक्षत्रम उपयाति, पुनः तदेव नक्षत्रम प्राप्नोति, स्पर्शयति, तदा तावान कालः तस्य ग्रहस्य भगण कालः, उतना ही उसका भगण काल होता है। इस आगे चंद्रमा का उदाहरण भी दिया है कि चंद्राद्यः कश्चित् ग्रहः यदा रात्रौ कस्यचित् नक्षत्रस्य बिंबगत कदम्ब प्रोतवृत्ते संलग्नो दृश्यते। अब इसको थोड़ा सा कह देते हैं, बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन समझाने के जितना हम कह देते हैं। अब देख लीजिए कि ये है आपकी पृथ्वी, भू, या इसका नाम वृत्त ना बनाए तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे संकेत से समझ लीजिए कि ये भू है, ठीक। और इस के आगे आप एक कक्षा बनाइए और वो कक्षा बनाइए आप चंद्रमा की। ये चंद्रमा की कक्षा बना लीजिए, ये चंद्र कक्षा है आपकी। और चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे है चंद्रमा। तो वो ये कह रहे हैं कि चंद्राद्यः कश्चित् ग्रहः। अच्छा, अब आप एक नक्षत्र कक्षा ऊपर बनाइए, नक्षत्र कक्षा सबसे ऊपर होगी, तो ये सबसे ऊपर मान लीजिए ये एक नक्षत्र कक्षा है ऐसे। और यहाँ आपने क्या देखा है कि अश्विनी भरणी, मान लीजिए यहाँ कृत्तिका नक्षत्र है, यहाँ से यहाँ तक ये कृत्तिका नक्षत्र का खंड मान लीजिए ये है, कृत्तिका नक्षत्र खंड, ठीक। तो एक कदम प्रोतवृत्त अभी इतना ही अर्थ समझिए कि आपने एक यहाँ एक सीधी रेखा, एक सूत्र ले गए आप, कहाँ से, पृथ्वी से, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से इस चंद्रमा से होता हुआ ये सूत्र ये ऐसे निकल गया, नक्षत्र तक चला गया। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि एक ही सूत्र में आ जाए। अभी मैं ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि उसकी व्याख्या करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो अभी मैं बच रहा हूँ। लेकिन इतना समझिए आप कि एक सूत्र में आपको दिख जाएं, वह नक्षत्र भी दिख गया और वो ग्रह भी दिख गया। अभी हमारा उदाहरण में हमने जो ग्रह लिया है वो कौन सा ग्रह है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा और कृत्तिका नक्षत्र दोनों हमें एक सूत्र में दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है, ठीक। अब अगले दिन क्या हुआ कि ये चंद्रमा आपको यहाँ दिख रहा है और ये रोहिणी का है, ये मान लीजिए खंड, ये यहाँ से यहाँ तक रोहिणी नक्षत्र है। तो एतावद् अंतरम रोहिणी नक्षत्रस्य अत्र रोहिणी नक्षत्रं वर्तते, पुनः एकं सूत्रं वयं नयामः, इतः आरभ्य एवं गच्छति इदं सूत्रम्। एतद् अस्मिन् सूत्रे एव चंद्रः अपि वर्तते, अथ च
रोहिणी नक्षत्रस्य खण्डमपि वर्तते, नाम रोहिणी नक्षत्रमपि वर्तते। अनेन अयं चन्द्रः रोहिणी नक्षत्रे अस्ति इति वक्तुं शक्यते। गतदिने अयं कृत्तिका नक्षत्रे आसीत्, कृत्तिकातः आरम्भः इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अत्र कृत्तिकायाः अवसानः अत्र आरम्भः। तर्हि इदं कृत्तिकाक्षेत्रं नक्षत्रस्य यदा वयं सूत्रं नीतम् इतः इतः भुवः दृक्सूत्रं दृष्टिसूत्रं मतलब मम नेत्रात् एकं सूत्रं, नाम मम दृष्टिसूत्रं नाम दृष्टिः यत्र गच्छति। तो मम दृष्टिः यदा अहम् एनं चन्द्रम् अपश्यं तदा किम् अभूत्, अत्र मम दृष्टिपथे चन्द्रः आसीत्, एवं चन्द्रात् अग्रे किम् आसीत्, कृत्तिका नक्षत्रं। तर्हि एकस्मिन्नेव सूत्रे एतयोः स्थितिवशात् अयं ग्रहः चन्द्रः कृत्तिकायां वर्तते इति ज्ञानम् अभूत्। एवमेव अग्रिमे दिने अयं चन्द्रः रोहिण्यां दृष्टः। ठीक, तो इसी बात को वो कह रहे हैं। चंद्राद्यः कश्चित् ग्रहः यदा रात्रौ कस्यचित् नक्षत्रस्य बिम्बगत कदम्ब प्रोतवृत्ते संलग्नो दृश्यः। एकस्मिन्नेव प्रोतवृत्ते उभयोः यदा स्थितिः अभूत् चन्द्रनक्षत्रयोः, पुनश्च अनन्तरं पुनः असौ यदा तन्नक्षत्रबिम्बनिष्ठकदम्ब प्रोतवृत्तगतो भवेत् तदा तस्य ग्रहस्य एकः भगणो जायते। नाम एवं परिक्रामन् चन्द्रः पुनः यदा अत्र आगच्छति, कुत्र आगच्छति, तस्मिन् स्थले आगच्छेत् यस्मिन् स्थले यदि वयं चन्द्रं पश्यामः तर्हि पुनः कृत्तिकायां तस्य दर्शनं स्यात्। नाम मम दृष्टिपथे चन्द्रः अथ च कृत्तिका नक्षत्रम् उभयोः अवलोकनं स्यात्। उभावपि प्रोतौ स्तः नक्षत्रे च तदा एकस्मिन् दृष्टिसूत्रे पुनः कृत्तिकायाः आगमनं यदा भवति, प्रथम आगमनात् प्रथमदर्शनानन्तरं एकदा तु चन्द्रः कृत्तिकायां दृष्टः, पुनः अयं क्रामन् यदा चन्द्रः कृत्तिकायां दृश्यते तदा तस्य चन्द्रस्य एकः भगणः। अत्र कृत्तिका नाम कृत्तिका एव नास्ति, किमपि नक्षत्रं स्वीकरोतु। प्रायः परंपरया किं नक्षत्रं स्वीक्रियते, अश्विनी स्वीक्रियते कि अश्विनी नक्षत्रे कस्यचित् ग्रहस्य दर्शनम् अभूत्, पुनः तस्य अश्विन्यां यदा दर्शनं भवति तदा तस्य एकः भगणः अस्माभिः स्वीक्रियते। किन्तु वस्तुतः भगणः तावत् तत् ग्रहस्य सम्पूर्णं भचक्रभोगः। तर्हि तत् चक्रभोगः अत्रापि इतः आरभ्य अपि भवितुमर्हति, इतः आरभ्य अपि भवितुमर्हति, इतः आरभ्य अपि भवितुमर्हति, इतः आरभ्य अपि भवितुमर्हति। अत्र कोऽपि ग्रहः स्यात्, पुनः एवं क्रामन् ग्रहः पुनः यदा अत्र आगच्छति चेत् एकः भगणः। तर्हि अत एव अत्र नाम न गृहीतं मम कथनस्य अयम् आशयः कि इसमें नाम उन्होंने नहीं लिया। क्या कहा कि भाई कस्यचित् नक्षत्रस्य बिम्बगत कदम्ब प्रोतवृत्ते यदा संलग्नः दृश्यः स्यात् तदनन्तरं पुनः असौ चन्द्रः, यह चंद्रमा यदा तन्नक्षत्र बिंब निष्ठ कदम्ब प्रोतवृत्तगतो, उस नक्षत्र बिंब, अब ये नक्षत्र का एक बिंब उन्होंने कह दिया कि भाई इतना ये इसका एक बिंब ही समझ लीजिए, और इस बिंब से लगा हुआ बिंब निष्ठ कदम्ब प्रोत एक वृत्त जाए जो कदम्ब तारा से होता हुआ जा रहा है, तो उसमें अगर चंद्रमा दोबारा दिख जाएगा तदा तस्य ग्रहस्य एको भगणो जायते। अथ एतद् भगण पूर्ति कालात् अनुपातेन युग भगणाः उपपादनीयाः। तब हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वॉच किया। क्या वॉच किया, एक डेट हमने लिख ली। मान लीजिए आज की डेट हमने लिखी कि आज 12 सितंबर को ये चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था, कृत्तिका में चंद्रमा, ठीक है, 12 सितंबर को आ गया।
और फिर हम देखेंगे कि ये अब कब आ रहा है, किसमें, कृत्तिका में दोबारा कब आ रहा है, हम हर दिन देखेंगे। तो इस पर हर दिन अवलोकन करने के बाद हमें दिखेगा कि लगभग 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को, मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि 10 अक्टूबर को, कि 10 अक्टूबर को आपको दोबारा ये चंद्रमा कृत्तिका में दिखा, ठीक, कृत्तिका में ये चंद्र दिख गया आपको। तो ये आपका एक भगण काल हो गया, किसका, चंद्रमा का। 12 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच का जो ये पीरियड है, लगभग 28 दिन, ये चंद्रमा का एक भगण काल हो गया। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये कहेंगे कि अगर 28 दिनों में इसका एक रिवोल्यूशन होता है, तो महायुग के जो 52 दिन हैं, एक महायुग में जितने दिन होते हैं उतने दिनों में कितने रिवोल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है ना। इससे, इस प्रकार से हम इस किसी भी ग्रह के एक महायुग में कितने भगण होते हैं, इस संख्या को हम जान सकते हैं। मेरी बात मुझे लग रहा है आप लोगों के समझ में आ रही होगी। इसको मैं लिख के भी कह देता हूँ। इन्होंने जो बात कही है कि यदि एतावद्भिः कुदिनैः ग्रहस्य एको भगणः, एतावद्भिः मान लीजिए कि ये दिन है कुदिन, कुदिन मतलब कि सावन दिन है। सावन दिन का मतलब आपको पता है ना, सूर्योदयात सूर्योदयम यावत सूर्योदय द्वयांतर्गतवर्ती कालः एकम सावनम दिनम है। तो इस तरीके से जो हम सावन दिन गिनेंगे, तो मान लीजिए 28 सावन दिन हो जाते हैं। तो 28 सावन दिनों में, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए इसको इदम इत्थम मत समझिएगा। 28 कुदिनैः अष्टाविंशद्भिः कुदिनैः यदा एकः चंद्र भगणः तदा युग कुदिनैः एकस्मिन् महायुगे यावन्ति कुदिनानि सावन दिनानि भवन्ति तदा युग कुदिनैः किम, ये क्वेश्चन आया। तो आप क्या करेंगे, एक चंद्र भगण 28 दिनों में, तो इतने दिनों में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 1/28। तो युग को दिनों में क्या करेंगे, युग को दिन से यहां गुणा कर दीजिए। यानी सीधे सीधे बोले तो युग को दिन बटे 28, यानी जितने महायुग के दिन है ना, महायुग के जितने दिन होते हैं उनको 28 से आप भाग दे दीजिए। अगर एक चंद्रमा के एक भगण में 28 दिन लग रहे हैं, तो आप आज से चंद्रमा को का परीक्षण कीजिए, वेद कीजिए या पंचांग ही देख लीजिए अगर वेद करना नहीं आता है तो। और ये देखिए कि आज जिस नक्षत्र में है, इस नक्षत्र में पुनः वो कब आएगा। पंचांग से तो तुरंत देख के एक ही समय में तुरंत समझ में आ जाएगा। चाहे किसी के पास पंचांग हो तो वो उद्घाटित करके देख भी लेवे जब मैं कह रहा हूँ उसी समय। जितने दिन होते हैं उतने दिनों में उसका एक भगण हो गया। तब क्या करेंगे, तब हम एक महायुग में जितने सावन दिन होते हैं उतने सावन दिनों में इसके कितने चक्कर लगेंगे, कितने चक्र लगा लेगा, कितने भगण कर लेगा चंद्रमा, इसको हम ज्ञान कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक महायुग के जितने दिन होते हैं उनको 28 अगर दिनों में एक भगण पूरा होता है तो 28, अगर 27 में पूरा होता है तो 27, अगर 29 में होता है तो 29, उससे भाग दे देंगे आप। तो एक महायुग में चंद्रमा कितनी बार अपनी कक्षा में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक भगण, 2 भगण, 3 भगण, इस प्रकार से कितने भगण उसने एक महायुग में लगाए, आपको ये पता चल जाएगा। यही भगण के मान की उपपत्ति है, इसके पीछे का सारा रहस्य यही है। और जिस प्रकार से आपने चंद्रमा के भगण को जाना ना, उसी प्रकार से आपको मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और अन्य ग्रहों के भगणों को भी जानना होगा। तब आप क्या करेंगे, वहाँ उदाहरण वही ले लेंगे। अब चंद्रमा की जगह क्या हो जाएगा, चंद्रमा की जगह आप इसे मंगल मान लीजिए। अब ऐसे में तो मंगल की कक्षा है ये, मंगल की कक्षा में भी वही काम कीजिए आप कि मंगल अमुक नक्षत्र में, तो मंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नक्षत्र का इनिशियल पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र के या जिस भी नक्षत्र आपको अपेक्षित है, जैसे अब उदाहरण के लिए मैं अगर अभी की बात करूं तो आप ये देखिए पंचांग में कि जिस नक्षत्र में मंगल इस समय है उस नक्षत्र में वो किस दिन आया है, ठीक, वो डेट नोट कर लीजिए। अब देखिए
कि फिर ये मंगल उस नक्षत्र में कब प्रवेश कर रहा है। ये दोनों डेट नोट करके अंतर निकाल लीजिए, उतने दिनों में उसका एक भगण हो गया मंगल का। तो जब मंगल का एक भगण आपको पता चल गया, तब फिर हम क्या करेंगे कि इतने दिनों में मान लीजिए 45 दिन, तो 45 दिन या 50 दिन मान लीजिए कि 50 दिनों में अगर ये एक भगण करता है, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 50 दिनों में एक भगण अगर हो रहा है तो महायुग के जितने दिन होते हैं, मान लीजिए महायुग में 1 लाख दिन हैं या 10,000 दिन मान लीजिए, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 दिनों में कितने रिवोल्यूशन लेगा। तो क्या करेंगे, 10,000 बटे 50 कर दीजिए, ये कट जाएगा, 5 दूने 10 तो 200 भगण आ जाएंगे। अगर एक महायुग में 10,000 दिन होते हैं और अगर कोई ग्रह 50 दिन में एक चक्कर कर रहा है तो महायुग में कितने चक्कर लगा लेगा, 200 चक्कर लगा लेगा। ठीक, ये हमने आपको एक उदाहरण दिया ये समझाने के लिए कि ग्रहों के भगण को हमने किस भगण की जो ये संख्याएं लिखी हैं उनका आधार क्या है, किस आधार पर उन्होंने इस प्रकार की संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, उसी चीज़ को उन्होंने कहा, क्या कहा, आज जो है ब्लैक बोर्ड पे काम अधिक हो रहा है। मित्रों, ऐसा है कि क्लास में पढ़ाना एक चीज़ है और इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग ही अनुभव है, और इस अनुभव को मैं भी ले रहा हूँ। मैं भी इसमें बहुत पुराना नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो एन एमेच्योर, मैं भी एक नया हूँ इसमें। तो लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ना कोई तो इसको देख रहा है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरा कहना ये है, इदमेव निवेदनीयं वर्तते यत् लाइक इत्यादिकं यत् भवद्भिः क्रियते खलु तदपेक्षया किम् अवगतं किं न अवगतम् इति टिप्पणी रूपेण लिखन्तु, कि इदम अवगतम इदम न अवगतम प्रत्येकं जनः एतद् लिखेत्। केचन ये विद्वांसः सन्ति तान् तु अहं न वदामि, ते तु केवलम् एकवारं दृष्ट्वा अत्र आगतं लाइक करोतु अग्रे सरतु। ये विद्वांसः सन्ति ते तु तथा करिष्यन्ति, किन्तु ये विद्वांसः नाम ये जानन्ति, सम्यक्तया विदन्ति एतत् सर्वं, ते तथा आचरिष्यन्ति। किन्तु ये नवीनाः सन्ति, ये छात्रबुद्ध्या अत्र एतत् पश्यन्ति, तेभ्यः इदम् एव निवेदनीयं वर्तते। तान् अहं निवेदये कि केवलं लाइक करणापेक्षया भवन्तः सर्वे टिप्पण्यां लिखन्तु यत् इदम् अवगतम् इदं न अवगतम्, तेन मम ज्ञानं भवति। तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन सब विषयों को अच्छी तरह समझते हैं तो वो तो एक कोरम पूरा करते हैं, लाइक करेंगे या नहीं करेंगे या वॉट एवर इट इज़ है वो करते हैं। लेकिन जो अभी छात्र हैं जो इसको समझने की दृष्टि से बैठ रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या चीज़ समझ में आई, चाहे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ये लिखें। क्योंकि चतुर्धा विद्या होती है, तो आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, मनन कालेन, प्रवचन कालेन। तो आगम हो रहा है, आप स्वाध्याय करते होंगे, मनन कीजिए और फिर प्रवचन करने के लिए आपको टिप्पणी में आप इस चीज़ को लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और या ईमेल ग्रुप बना सकते हैं ताकि हम भविष्य में जुड़ के और इन पर प्रश्न प्रतिप्रश्न शंका समाधान कर सकें। क्योंकि इसमें सिर्फ एक यही ग्रंथ नहीं है, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो पूरे ओवरऑल प्राच्य खगोल विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये ग्रंथ है, फिर इसके अलावा अन्य ग्रंथ आएंगे। तो अभी तो मैं अनुरोध यही करूँगा कि इसी ग्रंथ से संबंधित विषयों को रखें आप, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक ये बन जाएगा तो इसमें आगे भी
अन्य ग्रंथों को भी चर्चा में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक आप ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई उत्साही व्यक्ति ग्रुप का निर्माण कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ही एक फेसबुक पेज अलग इसके लिए बना दूंगा और इसमें हम क्या करेंगे कि सब लोग जुड़ के और उस पर ही चर्चा करते रहेंगे, प्रश्न प्रतिप्रश्न करते रहेंगे। अगर मेरा ये सुझाव आप लोग में से जो देख रहे हों या जो देखेंगे उनको अगर ये अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। खैर, तो आगे चलते हैं। यदि एतावद्भिः कुदिनैः ग्रहस्य एकः भगणः, इसी बात को उन्होंने कहा एतावद्भिः यानी इतने कुदिनों के द्वारा एक, जैसे चंद्रमा का मान लीजिए 28 दिन आया एक भगण में, कल्प्यते चंद्रः 28 दिनैः एकं भगणं पूरयति, एकः चंद्र भगणः। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे, एतावद्भिः कुदिनैः, एतावद्भिः 28 कुदिनैः यदा एकः भगणः तदा यदि तर्हि एकेन कुदिनेन, एक कुदिन में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/28। ठीक है, और महायुग कुदिनैः, अब एक महायुग में जितने सावन दिन हों उसमें कितना होगा, तो ये एक में जितने होंगे उसके उतने गुने हो जाएंगे जितने गुना महायुग में दिन होते हैं। तो इसलिए 1/28 गुणे युग कुदिनैः, युग कुदिनानि। ठीक है, तो इसलिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, युग कुदिनानि बटे ग्रह भगण कालः। ग्रह के एक भगण में जितना समय लग रहा है उसको अगर हम उससे महायुग के दिनों को हम भाग दे देवे तो आपको क्या मिलेगा, एकस्मिन् महायुगे ग्रह भगणाः, एक महायुग में उस ग्रह के कितने भगण होंगे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने सबको पता किया। तो ततश्च युग कुदिनैः युग भगणाः तथा एकेन कुदिनेन किम इति तस्य ग्रहस्य एकदिनी संबंधिनी मध्या गति उत्पद्यते। अच्छा, इससे जो है, इससे क्या निकलेगी, इससे एक दिन में उसका एवरेज स्पीड कितनी है ये पता चल जाएगी कि 28 दिनों में अगर एक भगण यानी कि 360 अंश, इस बात को भी देख लीजिए। ये तो हो गया एक महायुग में कितने भगण आए, लेकिन अगर इसके मध्यम गति की अगर बात करें तो मध्यम गति के लिए भी फिर आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जो अनुपात करेंगे ये किसके लिए करेंगे, अयम अनुपातः भवति यदा एकस्मिन् महायुगे तस्य ग्रहस्य भगणमानं ज्ञानं स्यात् ज्ञातव्यं भवेत्। किन्तु यदि इदमेव ज्ञातं वर्तते यत् तस्य ग्रहस्य मध्यम दैनिक गतिः का वर्तते, एकस्मिन् दिने कियत् कोणात्मकम् अन्तरम् अयं क्रामति असौ ग्रहः, तर्हि तदर्थं तु अनेनैव अनुपातेन अलम् कि 28 चन्द्रस्य उदाहरणमेव स्वीकुर्मः। कल्प्यते यदि चन्द्रः 28 दिनैः एकं भगणं पूरयति चेत् यदि 28 दिनैः एकः भगणः तदा एकेन कुदिनेन, अब यहाँ एकेन कुदिनेन कर दीजिए, एकेन कुदिनेन किम, तो ये हो जाएगा 1/28। तो एक का मतलब यहाँ क्या आप रखेंगे, एक भगण का मतलब हो गया 12 राशि आया 360 अंश, तो 360 अंश डिवाइडेड बाई 28 कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 28/360 करके भी देख लीजिए, कुछ गणित भी कर लेते हैं। 28 से कम 28, 16 में से 8 गया 8, कट गया 0 उतार लीजिए। अब कैसे भाग करेंगे, तो ये तो हो गया। अब देखिए फिर, अब 28 से फिर ले जाइए, तो 28 दूना 56, 2 56 आ गया, कितना बचा 24। ठीक, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, ये 24 आ गया। अच्छा, ये 12 तो अंश हो गए, ये हम 360 अंश लिए थे ना, तो 360 अंशों से उत्तर क्या आया, यहाँ पे आया 12 अंश। अभी शेष बचा ही हुआ है, तब एक अंश में कितनी कला होती है,
एक अंश में ये 24 अंश तो ये 24 क्या है, ये अंश ही तो है ना भाई। 28 गुणे 12 करेंगे तो आपको 24 बच जाएगा 360 में से, यानी कि 336 हो जाएगा। 36 20 56, हाँ तो 328 गुणे 12 कितना होता है 336। करके देख लीजिए। 28 गुणे, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और थोड़ा धैर्य बना के रखें मित्रों। ये आरंभ में जितना आसान है उतना आसान आगे नहीं है। आगे कठिन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अवधान कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर फोकस्ड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। बी पेशेंट एंड बी फोकस्ड। तो क्योंकि अब गणित की बात आएगी ना, तो गणित में गणना में तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा एक ये भी निवेदन है, एक एडवाइस है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए जब भी इसको आप देखिए, लाइव देख रहे हो तो, और चाहे बाद में देखें तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और पंचांग भी लेके बैठिए। और एक बात और कहूँगा, जो भी देख रहे हों उनमें से दो चार लोग भी करेंगे तो मैं सफल समझूंगा। पंचांग देख के प्रत्येक ग्रह किस नक्षत्र में है मुझे ये टिप्पणी में लिखें, ठीक है, कि प्रत्येक ग्रह किस नक्षत्र में है। तो आप को टिप्पणी में दो चीज़ें लिखनी हैं। एक तो ये कि क्या हम इसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप चाहे फेसबुक पेज बना लें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक सूर्य सिद्धांत ऑनलाइन क्लास का एक फेसबुक पेज बना लूँगा, तो इसके लिए टिप्पणी में लिखिए। और दूसरा आपको ये लिखना है कि पंचांग में देख के प्रत्येक ग्रह कल यानी रविवार को 13 सितंबर को किस किस नक्षत्र में है। और जो ज़्यादा काम करना चाहें तो उनका 2-3 ग्रहों के भगण काल भी लिख दीजिए उसके आधार पे। इस डेट को इस नक्षत्र में आरंभ हुआ और फिर पुनः इस नक्षत्र में इस डेट को आएगा। ये अगर लिख सकेंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। ये एक होमवर्क मान लीजिए, जो भी इसको मान लीजिए। क्लास जो है वो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। अब मोनोटोनस का मतलब ये हुआ मैं बोल रहा हूँ आप तो बोल नहीं सकते, तो आप कैसे बोलेंगे, आप टिप्पणी के माध्यम से बोलिए। खैर आगे चलते हैं। तो ये इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही है कि 28 दिनों में यदि एक भगण होता है, मान लीजिए यदि 28 दिनैः चंद्रः एकम भगणं पूरयति तदा एकेन कुदिनेन किम एकेन दिनेन किम, तो एक दिन में कितना चला वही उसकी गति हो जाएगी। तो उसकी एवरेज स्पीड आप जान लेंगे, मध्यम गति जान लेंगे चंद्रमा की, उसी को निकालने का यह प्रयास है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 1/28, तो एक ये जो भगण था, एक भगण का मतलब हो गया 360 अंश। तो 360 अंश में 28 से हम भाग देंगे, तो हम भाग देंगे तो शेष बच गया 24। ये 24 क्या, ये अंश हैं, क्योंकि 28 गुणे 22, 28 गुणे अगर आप 12 करते हैं तो 12 अट्ठे 96 का 6 से लगा 9, 12 दूना 24, 9 9 4 33, ठीक है। तो देखिए 28 गुणे 12, 28 से 12 का गुणा करेंगे 336 आएगा, और बचेगा कितना, 360 में से 336 घटा लीजिए तो बचेगा 24। तो ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि ये 24 भी अंश ही हैं, ये बताने के लिए मैं ये सारा कह रहा हूँ आपसे। तो ये 24 अंश है, लेकिन अब ये 24 अंश में भाग तो जाएगा नहीं 28 से, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इन अंशों को कला में परिवर्तित करेंगे। जैसे रुपए पैसे का गणित होता है ना, ऐसे ही ये भी गणित होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 24 अंश को आप कला में परिवर्तित करेंगे। कला में परिवर्तित कैसे करेंगे, कन्वर्जन क्या होगा, तो कन्वर्जन के लिए 1 अंश बराबर 60 कला, ठीक, ये होता है यही। तो 1 अंश बराबर 60 कला, तो 24 अंश बराबर कितना, तो 24 अंश बराबर 60 गुणे 24 कला, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 में अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो मुझे कला मिल जाएंगी। तो हम कर देते हैं, 6 चौका 24 का 4, हाथ से लगा 2, 6 दूना 12 तो 14। अब 24 अंश का मतलब 1440 कला हो गई। अब ये भाग आराम से चला जाएगा, तो ये 12 अंश हो गया, और 12 अंश के बाद आगे की गणित हम करेंगे। तो 28 8 64 एक बार करके देखते हैं, नहीं 8 कितने बार जाएगा, 30 5 150, तो हम 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं 5 बार जाने में क्या होता है। 5 8 40 का 0, हाथ से लगा 4,
और 5 दूना 10, 4 14, देखिए ये हो गया। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, और 5 दूना 10 और 4 14, तो ये बच गया 4 और 0 है। और फिर एक और जाएगा, तो 12 अंश 51 कला, ये निकला उत्तर निकला। क्या उत्तर निकला? 12 अंश 51 कला। एक दिन में चंद्रमा चला, ये मध्यम चंद्र गति आ गई आपकी, ठीक है। चंद्रस्य मध्यम गति ऐसा कहें तो ज़्यादा ठीक है, या मध्यम चंद्र से मध्यम गति कह दीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हैं? मध्यम चंद्रस्य मध्यम गति बोलिए, या चंद्र से मध्यम गति कहिए, दैनिक गति कहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकाला हमने? ये एक दिन एक हमको इसके लिए क्या ज़रूरी हुई, क्या हमने किया, आधार क्या रहा हमारा कि एक चक्कर ग्रह अयम चंद्र एकम भगणम कियता कालेन पूरयति, उसके आधार पे तो एक चक्कर इतना चलेगा, तो वही जो चला उतने ही उसमें कई चक्कर हो जाएंगे, वही जो चक्करों की संख्या होगी वही महायुग के भगणों की संख्या होगी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं है, पिष्ट पेषण होगा विषय का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने ग्रह उच्च के भगण की उपपत्ति दी है। तो जो हम कल विषय समझाने का प्रयास कर रहे थे उसको अब हम आगे कहते हैं, उसको देखा जाए। तो देखिए मित्रों, ये है पृथ्वी, मान लीजिए ये भू है, ठीक, और एक कक्षा हम बना लेते हैं। तो ये कक्षा जो बनेगी ये इस प्रकार की कक्षा बनेगी, और इसमें ये जो है उच्च, इसे मैंने कल बोला था, इसे बोलते हैं अपोजी, और जहाँ उच्च है उससे ठीक 180 अंश नीचे इस जगह पे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीच या पेरिजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिजी। उच्च बिंदु और नीच बिंदु। आपको देखने से क्या लग रहा है? देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो स्थान है, ये जो डिस्टेंस है, अंतर, ये सर्वाधिक है, और ये जो डिस्टेंस है ये सर्वाल्प है। तो इसीलिए क्या बोला, उच्च स्थितो व्योमचरः सुदूरे नीच स्थितो नासयान् निकटे धरित्र्याः। मतलब कल इसी पे ये नेट चला गया था और मैं थोड़ी देर तक तो बोलता रहा, बाद में मुझे सूचित किया गया कि नेट चला गया है, तो बात रह गई थी। कुछ दिनों से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं मित्रों, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विषयों को माइंड नहीं करेंगे और इस कक्षा में मेरा साथ देंगे। तो अब देखिए, ये हो गया, इसे ही क्या बोला, बेटा ज़रा मेरा दूसरा मोबाइल दे दो, ये मोबाइल ले आओ आराम से, ये मोबाइल दे दो मुझे बस, उधर से जाकर, हाँ ऊपर बैठ के मुझे बस दे दो, हाँ दे दो, निकाल के दो, बस दे दो। 9 बज गए, ये टाइम हो गया, ठीक है चलो फिर भी 2 मिनट और कहते हैं, फिर उसके बाद लगा दो, मोबाइल लगा दो। अब देखिए, ये जो बिंदु है ये सर्वाधिक, यही उच्च, तो यही मैंने कहा कि उच्च स्थितो व्योमचर। अब ये कोई ग्रह मान लीजिए यहाँ है, एक ग्रह ले लेते हैं हम, ग्रह मान लीजिए इससे लेते हैं, ये एक ग्रह है। अब ये ग्रह की कक्षा हो गई, ग्रह कक्षा। अब ये जो ग्रह है ये अपनी कक्षा में भ्रमण करते 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 इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा यहाँ, तो यहाँ पृथ्वी से सर्वाधिक दूर पे है। इसे ही क्या बोला, उच्च स्थान बोला, कि उच्च स्थितः व्योमचरः सुदूरे धरित्र्याः, पृथ्वी से सुदूर
सर्वाधिक दूर होने अपनी कक्षा में जिस स्थान पर ग्रह होता है उसे ही हम उच्च बोलते हैं, उस स्थान को। और नीच स्थितस्यान् निकटे धरित्र्याः, और पृथ्वी के निकट में, सर्वाधिक निकट जब होता है अपनी कक्षा में भ्रमण के दौरान ग्रह, तो उस ऐसा हम क्या बोलेंगे कि वह अपने नीच में चला गया, नीच बिंदु पर चला गया। तो ग्रह जब यहाँ है, ग्रह 1, तो ये उच्च बिंदु पर है, ग्रह अपने उच्च पर स्थित है, और ग्रह 2 यहाँ ग्रह अपने नीच पर स्थित है। तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहले क्या कि जिस बिंदु पर ग्रह सर्वाधिक दूर होगा वह उच्च होगा, और उस उच्च से ठीक 180 अंश नीचे वह बिंदु होगा जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक होगा, समीप होगा, उसे ही हम नीच बोलेंगे। और इस उच्च नीच के, अच्छा फिर अब सवाल ये है कि इस उच्च और नीच को हम जानेंगे कैसे ग्रह की कक्षा में कि ग्रह उच्च में है या कि नीच में है। तो मैं थोड़ा कह के फिर आगे कल कहेंगे। उच्चम ही ग्रह भ्रमण वृत्तस्य भुवः अपेक्षया दूरतरः प्रदेशः। देखिए टीकाकार ने स्पष्ट किया, उच्चम ही ग्रह भ्रमण वृत्तस्य, ग्रह का जो ये भ्रमण वृत्त है, इस ग्रह भ्रमण वृत्तस्य भुवः अपेक्षया, भू की तुलना में दूरतरः प्रदेशः दूरतर प्रदेश है, अन्य की अपेक्षा ये प्रदेश दूरतर है। तथा तस्मात् भारधे, हाँ, और उससे भारध में, भारध भ मतलब 360 अंश और अर्ध का मतलब हुआ उसका आधा, तो 360 का आधा कितना होता है 180। तो इससे ठीक 180 अंश, यानी कि एकदम सरल रेखा में, सीधी रेखा में यहाँ पे तस्मात् भारधे 180 अंश ऊपरी नीचम तद भुवः निकटवर्ती इति उच्च स्थितो व्योमचरः सुदूरे नीच स्थितः स्यान् निकटे धरित्र्या इति भास्कर उक्तेः एतदुक्तं भवति। तो ग्रह भ्रमण वृत्तस्य केंद्रम न भू केंद्रम। अब इसके बाद की बात जो है ना कल करते हैं। इतना आज अलम 2 सूत्रों इतनी घोषणाएं मैंने की। तो एक तो ये कि नाट्य और ज्योतिष के अंतः संबंध पर नाट्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा भोपाल परिसर के द्वारा एक फेसबुक पेज है जिस पे बड़े सुंदर सुंदर नाट्य विषयक व्याख्यान हो रहे हैं। तो आप में से जिसकी नाट्य में रुचि हो वो उन व्याख्यानों को सुने। और कल मेरा एक व्याख्यान, कल ही हुआ है शायद 11 तारीख को, मेरा एक व्याख्यान है नाट्य और ज्योतिष पे। तो उसमें मैंने सिर्फ नाटकों को नहीं लिया, संस्कृत के नाटकों को, बल्कि अंग्रेज शेक्सपियर के नाटकों में भी ज्योतिष का कहाँ प्रयोग है, और जो अंग्रेज़ी चित्र हैं, चलचित्र हैं, उनमें ज्योतिष का कहाँ प्रयोग किया गया है, ज्योतिष के तत्वों का, उस पर मैंने अपनी बात रखी है। लगभग 1.25 घंटे का वो वीडियो है। आप उसको जब देखेंगे तो आप उसको उसमें ज्योतिषीय तत्वों को समझेंगे, उस बात को उसको और अधिक से अधिक उसको जानें। अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, लाइक शेयर करें। मतलब कि उसको पहले तो ये है कि आप उसके ज्योतिषीय तत्वों को जानें, मेरा ये कहना है मुख्यतया, ताकि एक दृष्टि मिले आपको। और जो शोध के छात्र हैं ना, उनको ये दृष्टि जरूरी है, खास करके ज्योतिष के छात्रों को, कि हम नाट्य में ज्योतिष के तत्वों का अनुशीलन कैसे करें। चाहे जो नाट्य शास्त्र यानी साहित्य के जो हैं शोध छात्र, वो जिनकी ज्योतिष में रुचि है, वो भी उस प्रकार का इंटरडिसिप्लिनरी एक रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं। दूसरा ये है कि सोमवार को हिंदी दिवस है, और ज्ञान भूमि चैनल पर, ज्ञान भूमि फेसबुक पेज पर एक बार फिर कहा है, मुझे पता नहीं है कि ये घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर हो सकता है सोमवार को हिंदी पर मैं अपनी बात रखूं शाम को 6 बजे, तो अगर रखूंगा तो मैं इस पर डाल दूंगा, उसको भी आप देखें। और फिर एक बार मैं आपसे अपील करता हूं कि टिप्पणी करें कि सूर्य सिद्धांत ऑनलाइन क्लास का मैं एक फेसबुक पेज बनाना चाहता हूं, ताकि आप उस फेसबुक पेज पे अपने क्वेश्चंस को, टिप्पणी को, अपने बातों को, मतों को वहां रख सकें। अगर आप इस पर सहमत हों तो कमेंट में लिखें, लाइक करें, ताकि मैं उसमें एक फेसबुक पेज भी बना सकूं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।